सो द बेसिक थिंग जो आती है वो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे बताई जा सकती है, ठीक है। Why some elements, some isotopes of some isotope of an element are relatively more stable than others. So this is the question. Reason is stability of nucleus. ठीक है, तो आपके पास जो बुक है आप उस बुक को भी अपने पास रख सकते हो एंड यू कैन चेक कि हम यहाँ क्या क्या बता रहे हैं, देन जस्ट रीड। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो तो आइडिया रहेगा। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो किस बात पे डिपेंड करती है, तो पहले बोला गया एक एक थ्योरी ये आई कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर फोर्स। जैसे हमें दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, जैसे दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही inside the nucleus there is a force acting that is called nuclear force, है ना। so कई सारी रीजन है, कई सारी थ्योरी है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि केवल एक ही थ्योरी आपकी सही है ना। सब थ्योरी हैं और सबके थोड़े थोड़े अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो समवेयर इट इज कॉल्ड कि यार देखो ऐसा है कि हर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होता है एंड दैट इज वेरी वेरी लेट्स से स्ट्रॉन्गर फोर्स। वन डिसएडवांटेज ऑफ दैट फोर्स इज कि वो केवल और केवल बहुत शॉर्ट रेंज के लिए अवेलेबल है ना। सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग थ्योरी। तो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखोगे तो आपको पता है जो छोटे स्मॉलर जैसे मान लो एलिमेंट्स है जिनका मास कम है वो ज्यादा स्टेबल है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते जाओगे मास बढ़ता जाएगा, उनके आइसोटोप अनस्टेबल होते जाते हैं, राइट। सो वी आर सेइंग कि रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है ना, वो किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फोर्स पे। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फोर्स। एक्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, applicable for very short range, for very short range, that is 10 to minus 15 meter, है ना। if no, magnitude of nuclear forces force in that range is 50 to 60 times more than electrostatic force। भाई जो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्शन लग रहा होगा उससे वो 50-60 टाइम ज्यादा है, बट कब तक है, 10 to minus 15 तक। as distance increases means more than 10 to minus 14, nuclear force decreases rapidly। Here we can take, let's say, hint, radius of nucleus according to Rutherford in atomic structure आपने पढ़ा है, that is
1.33 into, right, a over here this is a to power 1 by 3 picometer. So this is, or you can say 10 to power minus 15 मीटर. ये हो गया आपका. ठीक है. So you can see if this value is going to be more than 10, जैसे ये 10 के से ऊपर जाएगी है ना, मोर देन 10 के लिए ये वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, ये लिखा है 4/3, तो 4/3 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी इसको 7.5. 7.5 का जैसे क्यूब कितना होगा, आई थिंक ये थोड़ा सा 1.44 तक होता है, मतलब this value is in, actually this value is in range of, so 1.44 के आसपास होती है आई थिंक, 1.33 अलग अलग दिया हुआ है कई कई जगह पे. But what I want to let's say what I want you to feel कि यार जैसे आप एक ही वैल्यू को, है ना, जैसे 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना होता है 36 इंटू 216 है ना, तो राइट. सो जैसे ही ये 6 का क्यूब 216 तक जा रहा है, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 के आसपास आ गया, राइट. तो आपको पता भी है ये बात कि लेड के बाद जो है ना वो रेडियो एक्टिव होना चालू हो गया, उनके न्यूक्लियस टूटना चालू हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे न्यूक्लियर फोर्स सडनली डिक्रीज हो गया है. सो दैट यू कैन कोरिलेट ऐसे, राइट. समझ में आ रही है बात, है ना. ये वैल्यू मतलब कोरिलेशन के लिए है ऑब्वियसली. वी आर सेइंग कि ये वैल्यू जो है रदरफोर्ड की वैसे तो 1.33 दे रखी होती है, बट इसकी एक रेंज होती है. जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ेगी है ना, 200 के आसपास पहुंचेगी, तो हाँ, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है. एक मिनट. तो आप यू कैन अंडरस्टैंड एज द डिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, न्यूक्लियर फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज रैपिडली. तो जैसे ही वो गिरने लग जाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज गोइंग टू डोमिनेट. So electrostatic repulsion is going to dominate, then the nucleuses are going to become unstable. तो इसलिए आप ये you can understand कि after, है ना, hence as Z is, hence after lead, that is equals to 82, all elements are radioactive. All isotopes of elements are radioactive. ठीक है. तो यहाँ सब यूनिवर्सली हो गया. अभी ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ मतलब आइसोटोप जैसे रेडियो एक्टिव हो. बिफोर 82 कुछ आइसोटोप ज्यादा कुछ आइसोटोप स्टेबल हैं और कुछ रेडियो एक्टिव है. जैसे आपको बोला जाए कोबाल्ट, है ना, तो कोबाल्ट का एक आता है कोबाल्ट 60, दैट इज रेडियो एक्टिव. तो कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव हो सकते हैं बिफोर 82, आफ्टर 82 ऑल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव. ठीक है. तो उसके पीछे रीजन ये हुआ कि भाई ये न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया, एंड न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ गया, इसलिए. ठीक है. राइट. यस यस मोहिनीश. तो ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं. सो in these cases electrostatic repulsion between proton start to starts to
डोमिनेट ओवर न्यूक्लियर फोर्स। तो ये एक तो रीजन हो गया भाई, क्योंकि Q82 के बाद बोल रहे हैं। आफ्टर लेड केवल बिस्मथ को आप छोड़ दो, सारे एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव आफ्टर लेड। बिस्मथ एक्चुअली दूसरी रेडियो एक्टिविटी सीरीज से बनता है, इसलिए उसका उसका यूज कम दिखता है ना, नेचर में भी कम ही रहता है बिस्मथ। सो मेनली लेड पे बात आ जाती है, सब रेडियो एक्टिविटी सीरीज से लेड बनता है। आई थिंक ये बात मैं पहले बता चुका, ठीक है। तो ये एक ये रीजन ये हो गया कि भाई हमने इस तरह से बोल दिया गया। दूसरा बोला गया, अगर ये थ्योरी, इसमें कोई प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा बोला गया बाइंडिंग एनर्जी, है ना। सेकेंड थ्योरी थी बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। तो पहले मास डिफेक्ट समझ लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है आपका, राइट। तो मास डिफेक्ट ये है कि अगर हम मान लो, जैसे मान लो कोई भी एटम ले रहे हैं, राइट, तो मास ऑफ दैट एटम एंड द मास ऑफ constituting subatomic particle, अगर हम मिलाएंगे तो मास ऑफ एटम इज स्लाइटली लेस देन मास ऑफ ऑल constituting subatomic particle। मतलब कि अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लें, मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस टोटल मास ऑफ है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम। सॉरी, उल्टा लिखना है मुझे, ये कम होता है। That is, mass defect is total mass of neutron, proton and electron in an atom minus mass of or minus atomic mass of that element, ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल अगर हम बोलेंगे, राइट, so example if we are going to say, then this is total mass of neutron, proton और electron। जैसे मान लो हम ले लें ऑक्सीजन, ठीक है, इन एग्जांपल वी आर गोइंग टू से, तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, राइट। तो मास डिफेक्ट फॉर ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कंटेन्स, मान लो ऑक्सीजन कंटेन्स 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं, देन इट इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मास कट हो जाएगा, अगर आप नहीं भी लिखना चाहो इसको कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू कैन डायरेक्टली से कि मास ऑफ, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। Anyway, oxygen contains 8 proton, 8 neutron, 8 electrons. Hence, mass defect क्या हो जाएगा? So 8 into mass of one proton is going to be 1.672 AMU approximately, plus 8 into 1.675, है ना, that is going to be AMU, plus 8 electron, है ना, ये ऐसा आ गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मास, दिस इज, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 9.1 into 10 to the minus 31 kg डिवाइड बाई, तो 31 को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 28 ग्राम डिवाइड बाई, है ना, 1 ग्राम मतलब 1 AMU बराबर कितना होता है, कितना ग्राम, ग्राम होता है 1.66 into 10 to the minus
24 ग्राम. So you can solve. Anyway, ये वैल्यू इतनी कम है कि we can neglect for the calculation purpose. माइनस है ना, ये तो हो गया ना, mass of all subatomic particle माइनस mass of oxygen is 15.994 something. ठीक है, AMU. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, ऑब्वियसली आई हैव टेकन यहाँ तक 3 डेसिमल तक, और भी आगे आप और एक्यूरेट होना चाहोगे तो यहाँ और भी वैल्यू आ सकती है. So when you are going to see, then there is going to be some certain mass defect. ठीक है, ठीक है. So you can calculate, इसको कैलकुलेट कर लो अपने कैलकुलेटर से. राइट, लेट्स सी कितना आता है वैल्यू. जल्दी से बताओ मुझे कोई. तब तक मैं भी करता हूँ. कहाँ है कैलकुलेटर? मुझे तो कैलकुलेटर नहीं दिख रहा. ओके, मिल गया. 8 into 1.672 plus 8 into 1.675, right, plus, ठीक है, एट इंटू है ना, ये कितना हो गया, 9.1 से 10⁻⁻⁴ ना, तो 10⁻⁴ 0.00091 डिवाइड बाई 1.66. कुछ गड़बड़ हो गया है कहीं. ओहो, मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी. दिस इज नॉट AMU, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया. इसमें क्या करना है, दिस इज, दैट्स व्हाई आई थिंक ये मेरा गलत क्यों आ रहा है. ओके, तो 1.675 ग्राम में था, उनमें डिवाइड करना है सबको. ये इट इज नॉट AMU, राइट. ये कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाई, सब में ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड करना है, और यहाँ पे क्या है, इंटू 10⁻⁻24. दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग रॉन्ग आंसर. तब ये AMU में कन्वर्ट होगा, और ये AMU है. ठीक है, आप फिर से करो, है ना. तो 10⁻⁻24, ये वैल्यू तो कॉमन ही है. दिस इज गोइंग टू बी, है ना, ये कितना हो जाएगा, 8 into 1.672 plus 8 into 1.675, right, plus 8 into हो जाएगा 0.0009 डिवाइड बाई 1.66, क्योंकि 10⁻⁻24 कट गया. अब करो सॉल्व हो गया. So this value is coming around, जो मेरे पास आ रही है वैल्यू, that is 16.134 AMU. ठीक है, तो अब मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा. सो दिस वैल्यू इज 116, so mass defect is going to be
16.134 माइनस 15.994 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, माइनस 15.994 ये दे रखा होगा ऑप्शन में आपको. So this will come around 0.140 AMU. तो अब ये बोला गया कि देखो ऐसा हर जगह हर बार होगा, ठीक है, हमेशा कुछ मास डिफेक्ट आएगा, that is going to be some mass defect is going to be there. अब ये मास डिफेक्ट से क्या होगा, एनर्जी, this mass defect will be converted into energy. This mass defect is responsible for binding energy. कैसे, आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. तो अगर राइट if m is 1 AMU, if m is 1 AMU, ये शायद कैलकुलेशन आप लोगों ने पहले कर रखी, 12 फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं सर. ये बताया बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि मैंने पूछा तो था सर से, सर ने बताया कि काफी कुछ बताया हमने, आपको याद है या नहीं. हाँ 931.5, ठीक से समझा नहीं, ठीक से समझा नहीं, बहुत अच्छे. If m is 1 AMU, दोबारा से लेक्चर देखो, है ना, वीडियो रिकॉर्डेड है. If m is 1 AMU, right, तो एनर्जी is going to be, what is going to be energy, तो देख लो 1.66 let's say into 10 to the minus 24 ग्राम into 3 into, है ना. अब इसको ऐसा कर लो कि we can convert it into, let's say, so yes, मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ, so this is going to be 1.66 into 10 to the minus 24 gram, and the energy speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So square. So this is going to be like that, energy की वैल्यू आ जाएगी. इसको और ये भी कर सकते हो आप, you can convert into kilogram over here, then this is kilogram into meter, है ना, then it is going to be going to give you जूल में एनर्जी देने लग जाएगा. फिर उसको आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, राइट. सो आई थिंक यू वुड हैव डन दिस वैल्यू, बट अगर नहीं किया है तो आप यहाँ कर सकते हो. सो दिस इज E इक्वल्स टू 1.66 into 10 to the minus 21 kilogram into 3 into 9 into 10 to the power 16 meter square second square, ठीक है. रुक जाओ श्रेया, वेट, है ना. तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, अब जो भी ये वैल्यू आएगी, सो दिस इज गोइंग टू बी 1.66 into 9 into 10 to the minus 5. This is going to be joule in joule, right? 6. अब आपको क्या करना है, you have to just calculate. कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं. ओ यहाँ गड़बड़ कर दी ना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 27. yes, that is the mistake I have done. तो 10 to the minus 27 और 16, तो 10 to the minus 11, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, ये जूल में कन्वर्ट हो गया. Now we know that 1 joule is equals to how many let's say, so 1 joule is 1 upon 1.6 into 10 to the minus 19 electron volt, right? ठीक है. So that's it, you can write E equals to, so that is nothing but 1.66 into 9 into 10 to the minus 11 divided by 1.6 into 10 to the minus 19 electron volt. When you are going to, let's say, cut it over here, तो ये कितना आ जाएगा, this is going to be 10 to the minus 8. अगर इसको देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, तो ये 9 लिखा हुआ है, सॉरी 10 to the plus 8, है ना. तो ये हो जाएगा 9 into 10 to the 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यू कैन से E इक्वल्स टू 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा मतलब 10 to the 6 हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज कमिंग एज
931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन समझ गए कैसे आई ये वैल्यू, राइट? सो व्हेन वन एएमयू का मास डिफरेंस होगा तो दिस मच एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज, लेट्स से एटम। ठीक है, सो दिस मच एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज, ये कैलकुलेटेड है, एग्जैक्ट वैल्यू है ना? यहाँ थोड़ा बहुत आगे और आता है मास वास का, राइट? तो एग्जैक्ट वैल्यू 931 आती है, बट यू कैन सी दिस 931 कैसे आ रही है वो आपको आइडिया लग गया, राइट? नाउ अब ये बोला गया कि जब 1 एएमयू का मास पर एटम हो जाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, राइट? ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी कितनी एनर्जी रिलीज हुई, राइट? 0.14 एएमयू के करस्पॉन्डिंग, सो hence for oxygen atom approximate total binding energy is going to be 0.140 AMU into 931.5, है ना? So this is going to be, right, so this is going to 0.140 into 931.5, तो ये AMU हटा दे रहे हैं, एक AMU के लिए आता है 931.5, so मेगा इलेक्ट्रॉन। Now if you are going to solve this value, तो ये कितना आएगा approximately into 931, so this value is going to come around 130.41। again मैं बस ये चाहता हूँ कि you can get some idea, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम कोई कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, कुछ रहे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया, दिस इज द एनर्जी इज गोइंग टू लेट्स से रिलीज। नाउ अब ये सोचो कि ये एनर्जी जो रिलीज हुई वो गई कहाँ, खत्म कहाँ हुई? ये जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनको साथ इकट्ठा करने में खत्म चली हो गई, है ना? मान लो जब ऑक्सीजन बना होगा, सो इमेजिन इट, ऑक्सीजन बना होगा तो 8 प्रोटॉन चाहिए होंगे, 8 न्यूट्रॉन चाहिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। आपको न्यूक्लियस में भरना है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन को भरना है, इसका मतलब क्या, उनके बीच में रिपल्शन लग रहा होगा। तो इन सबको बाइंड करने के लिए एटम का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट कर गया होगा, और दैट्स हाउ दे आर बाइंडिंग इट। समझ में आ रहा है ये बात? ये जो मास डिफरेंस था वो आपको समझ में आया कि वो एनर्जी रिलीज हुई होगी, बट वो रिलीज हुई एनर्जी गई कहाँ? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो है, राइट? कि एनर्जी विच यू नीड टू रिक्वायर्ड, यू नीड टू ब्रेक लेट्स से न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, जब भी न्यूक्लियस अगर ब्रेक होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, राइट? उल्टा है। तो समझ रहे हैं ये कि भाई देखो ऐसा है, हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि मान लो 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एक साथ थे और ये आपस में मिलके ऑक्सीजन एटम बनाया, तो मास तो होना चाहिए था हमारा थोड़ा 16 से ज्यादा, जो हमने कैलकुलेट किया था 16.134। बोला गया उतना मास ना हो गया, उसमें से कुछ मास इनके बीच के जो रिपल्शन है उसको डोमिनेट करने में खर्च हो गया, है ना? किसके फॉर्म में खर्च हो गया? एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो गया, तो इसको बोला गया बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज फॉर ए कंप्लीट एटम। अगर मान लो पर न्यूक्लियन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड बाई 16 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि देखते पर न्यूक्लियन से हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी से नहीं देखते हैं, क्योंकि है ना, उससे ये नहीं पता चलता है कि एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने कितने न्यूक्लियंस को एक साथ लाने के लिए एनर्जी इतनी खर्च हुई है, राइट? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट, per nucleon is going to be, per nucleon for oxygen atom, then this is going to be 130.41 divided by 16। तो इसको भी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लो इसको। So this is going to be divided by 8.15, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, ठीक है? तो
अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आप अलग अलग निकाल सकते हो। तो क्या किया गया, ऐसे ही सबके लिए बाइंडिंग एनर्जी निकाली गई और एक ग्राफ बनाया गया, राइट। द ग्राफ वाज एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, and then it is going to be mass number। मैं एक मतलब ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो ऐसा कुछ था और वो मैक्सिमम वैल्यू लेके फिर ये दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से घटने लग गया, राइट, स्टार्टेड टू डिक्रीज। और ये जो पीक आ रहे हैं दैट दोज पीक्स आर फॉर हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब के लिए आ रहे हैं, लाइक मैनी अदर, ठीक है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, राइट, इन सब के लिए। और यहाँ पे ये आयरन के लिए। तो ऐसे कैलकुलेट किया गया और इससे आंसर निकाला गया। सबसे ज्यादा आई आयरन के लिए, दैट इज 8.78। ये डेटा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, 8.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ है बढ़ता हुआ। तो बोला, इससे ये समझाया गया, देखो ये इससे क्या रिलेशन बनाया गया, इससे रिलेशन ये बनाया गया कि देखो जिनकी जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट, राइट, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है इसका मतलब उतना स्टेबल। सो यू कैन से hence stability of nucleus, stability of nucleus is proportional to binding energy। रफ आइडिया आप लगा लो, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या करना है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, कैलकुलेशन के रिलेटेड, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है और एग्जैक्ट वैल्यू लगभग लगभग रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये समझ गए बाइंडिंग एनर्जी, श्रेया समझ गई, आपका डाउट जो था आ गया आपको समझ में? ठीक है। अब इसके अलावा और भी थ्योरी है। एक थ्योरी वो थी कि मतलब कुछ मैजिक नंबर, उन्होंने बोला भाई सर्टेन न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो सारी थ्योरी बना, एक्सपेरिमेंट पहले देख लिया कि ऐसा हो रहा है और फिर बोला, है ना, जैसे कि पहले हमने देख लिया नेचर में ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर हमने बोला अच्छा ये ऐसा हो रहा होगा, इसलिए हो रहा होगा, इसका रीजन ये होगा। तो बोला गया कि भाई कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, राइट, जो इनर्ट गैसेस हैं दोज आर स्टेबल, है ना, राइट, या फिर जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक, मतलब कैल्शियम तक 1:1 का अप्रोक्सीमेटली रेशियो है। तो बोला गया जहाँ पे मतलब टिल 20, जब तक स्मॉलर न्यूक्लियस है तब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1:1 ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हैवियर बना होना चालू होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और आपको पता है डायरेक्टली मैग्नीट्यूड घट रहा है, ठीक है, magnitude of the nuclear force is continuously decreasing as the size is increasing। तो बोला गया, तो उसको बोलते हैं पाई मेसन थ्योरी। तो बोला गया एक्चुअली ऐसा है कि ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन, है ना, और प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन। तो ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। थर्ड मतलब थ्योरी ये है, एंड दे आर गोइंग टू लेट्स से इंटर कन्वर्ट विद ईच अदर, और इस ड्यूरेशन में चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे। तो बोला कि एक और पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं मेसॉन, ये पढ़ा होगा ना, ये वाला पाई मेसन थ्योरी तो पढ़ाई जाती है, राइट। कोई जापानी साइंटिस्ट था, यूका यूका यूकावा ऐसे कुछ कोई साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था, राइट, पढ़ा है ये पाई मेसन थ्योरी, ये नहीं पढ़ाया गया? नो सर, ओके। तो कोई बात नहीं, इसमें ये बोला गया कि मेसॉन करके एक पार्टिकल, मतलब थर्ड में लिख ले रहा हूँ,
सो व्हाट इज, है ना, इन लार्जर न्यूक्लियस, है ना, A is greater than 40, मतलब एटॉमिक मास, और यू कैन से after calcium. After calcium, what is happening? Number of neutrons, है ना, increase in number of neutrons is greater than increase in number of protons. Why this is happening? भाई यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जैसे आप देखते जाओगे कैल्शियम तक आपको 1:1 का रेशियो मिल जाता है ना। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है और 40 लेट्स से एटॉमिक मास है, तो 20 न्यूट्रॉन है। बट इफ यू आर गोइंग टू गो विद डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, तो आप आयरन की बात करें तो उसमें 26 है और टोटल मास 56 है, देन 30, राइट। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट Mn, देन 25, 55, 30, राइट। ऐसे आप देख सकते हो। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में जो इंक्रीज है दैट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। एंड दिस इज हैपनिंग and this is required to overcome repulsion between protons and protons. तो अगर न्यूक्लियस के नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर, है ना, प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो मिनिमाइज होता जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ दिस neutrons are, let's say, minimizing the repulsion. So this is according, let's say, according to I-Meson theory, neutrons and protons keep on interchanging in each other, interconverting. Interconverting in each other. यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है अगर देखा जाएगा तो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं बताया है तो चार्ज इसका क्या होता है, 0, मास कितना है 1, ऐसे लिखते हैं, तो 0n1 दैट इज कन्वर्टिंग इनटू 1p1। अब मास तो सेम है, चार्ज यहाँ पे आया तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया पाई जो है निगेटिव, जो -1e0 दैट इज निगेटिव मेसन, ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा। इफ मान लो प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, है ना, प्लस एनर्जी, सम एनर्जी इज आल्सो गोइंग टू रिलीज। अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी, है ना, +1 मेसन, तो ये पॉजिटिव मेसन पार्टिकल। सो दैट्स हाउ इट इज बैलेंस्ड। आपको हमेशा जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस रखनी है तो आपको चार्ज देखना है बैलेंस्ड है या नहीं, और देखना है मास बैलेंस्ड है या नहीं, है ना। 1 = 1 + 0 1, 0 = 1 - 1, तो 0, ठीक है, ऐसे देख लेना है। सो पॉजिटिव है प्लस, तो ये ऐसा होता रहता है, राइट, दिस इज कीप ऑन हैपनिंग। और इसमें ये बोला गया कि न्यूट्रॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल मेसन निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, राइट, तो न्यूट्रल बनेगा ऐसा। नाउ कुल मिला के ये आपको बात समझ में आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव मेसन ये क्या हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड दैट्स हाउ द जस्टिफिकेशन इज कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है।
समझ में आ गया ये? तो एक ये रीजन ये दिया गया थ्योरी। देख लिया? कोई डाउट यहाँ तक? चलो फिर आगे इसके बाद बोला गया है ना, एक्चुअली इंटरचेंज, ये जब भी इंटरचेंज होते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज होती रहती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ठीक है। अब वो सिग्निफिकेंट है नहीं है वो हम फिजन फ्यूजन इन सब में देखेंगे। मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ इसमें, ठीक है, क्या क्या है बातें कही गई हैं। चौथा पॉइंट है, मतलब फोर्थ बात कही गई क्या, कि एन बाई जेड रेशियो है ना, तो यहाँ बोला गया एन बाई जेड रेशियो एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो इन्होंने क्या किया, दे हैव प्लॉटेड ऑल द, लेट्स से ग्राफ, यहाँ पे पूरा एक ग्राफ बना दिया गया जो मैं पहले बता चुका था यहाँ पे। और यहाँ पे ये हो गया आपका, जैसे मान लो एन बाई पी रेशियो इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और यू कैन से एटॉमिक नंबर। सो एन बाई पी रेशियो लगभग लगभग 1 होता है। 1 से नीचे कम कब होता है ना, जनरली इफ एन बाई पी रेशियो इज लेस देन 1, अगर ऐसा होगा तो न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। ये फिक्स है, मतलब एन बाई पी रेशियो का की वैल्यू अगर 1 से वैल्यू हुई, कम हुई, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना ही है। तो इसके लिए एग्जांपल हो गए ना, राइट, दिस इज गोइंग टू बी, तो उसके एग्जांपल, इसमें एक्सेप्शंस हैं थोड़े, राइट, इसमें एक्सेप्शंस हैं हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन 1H1, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, एंड 2He3, 2 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एन बाई पी रेशियो अगर 1 से कम होगा, है ना, ये इसके नीचे अगर कहीं आना चालू हुआ तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओवरकम प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, राइट, यस, ठीक है। तो जब भी ये कम 1 से कम होगा तो अनस्टेबल होना ही है। जैसे एग्जांपल में लिख लूं यहाँ पे 6C11, है ना, यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 6 प्रोटॉन एंड 5 न्यूट्रॉन, अनस्टेबल, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आएगा तो डायरेक्टली यू कैन से। इसके अलावा दे हैव ट्राइड टू, लेट्स से राइट ऑल द ग्राफ, तो इनको एक मिला ऐसा पूरा बेल्ट, है ना, ये पहले इसके 7 तक रहा, है ना, थोड़ा थोड़ा 1 के बराबर या 1 से थोड़ा आगे भी निकल गया, लेकिन ये ऐसा करके बेल्ट बनी।
इसको स्टेबिलिटी बैंड भी बोल देते हैं, बेल्ट भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो ऐसा करके। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ आप एकदम से मतलब ऐसा वैल्यू के हिसाब से समझो, लेकिन जो भी वैल्यू आई इनको प्लॉट किया तो ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट पॉइंट मिलेंगे, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी बेल्ट, बेल्ट और बैंड जो भी कहना चाहो बैंड। अब बोला गया कि अगर इसमें एन बाई पी रेशियो, अगर किसी का एन बाई पी रेशियो यहाँ पे आएगा, हायर होगा, तो वो क्या करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा एन बाई पी रेशियो, है ना। कोई अगर किसी का एन बाई पी रेशियो, किसी भी आइसोटोप का एन बाई पी रेशियो इस बेल्ट के ऊपर आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से, तो क्या होगा, दैट वांट्स टू लेट्स से डिक्रीज एन बाई पी रेशियो। और अगर कोई यहाँ आ गया तो दे वांट टू इंक्रीज देयर एन बाई पी रेशियो। समझ में आ रही है बात, है ना। यू कैन सी, ये जो है ना कैल्शियम तक तो ये सब कुछ बढ़िया है, कैल्शियम तक, है ना। मान लो ये कैल्शियम ले लो, ऐसे इसको कैल्शियम लिख लेते हैं, 20 Ca 40। और अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे एन बाई पी रेशियो क्या है, यहाँ पे 1:1, एन बाई पी की वैल्यू क्या है 1:1। इफ यू आर गोइंग टू राइट लेट्स से एच जी, एच जी क्या होता है 80/200, तो ये क्या हो जाएगा 120/80, दैट इज 1.5। तो यहाँ वन बाई एन बाई पी रेशियो 1.5 हो गया। ठीक है, सो यू कैन सी एच जी में ये ऐसा हो रहा है, बाकी सब में भी ऐसे ही देख सकते हो आप, ये बढ़ता जा रहा है एन बाई पी रेशियो। नाउ इसमें बोला गया कि अगर एन बाई पी रेशियो 1 से कम है तो डेफिनेटली इट इज अनस्टेबल है, ये दो एग्जाम्पल छोड़ के। अगर ये जो है एन बाई पी रेशियो है ना, अब केसेस हैं, केस 1, इफ एन बाई पी रेशियो is higher than stability belt, then है ना, वो उसमें लाई नहीं कर रहा है, इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन will convert into proton। बस लिख लो 0 n1 that is going to convert into proton 1p1 प्लस, अब ये यहाँ 1 है तो यहाँ -1 आएगा, तो -1 E0, then this is called बीटा डिके। तो ये नेचुरली होता है, दिस इज नेचुरली रेडियो एक्टिव। तो अगर कहीं पे एन बाई पी रेशियो ज्यादा है किसी भी आइसोटोप के लिए, उसके स्टेबल आइसोटोप से उसका एन बाई पी रेशियो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, बीटा डिके करके राइट स्टेबल होना चाहेगा। आई बात समझ में। ठीक है, केस 2, केस 2 है, मान लो इफ एन बाई पी रेशियो is lower than stability belt or band whatever, then proton will convert into neutron। तो इसमें क्या होता है, बेल्ट सिग्निफाई द एक्चुअल रेशियो, एक्सपेरिमेंटल डेटा से बनाया हुआ है। ये बेल्ट क्या बता रहा है, जैसे सबके आप आइसोटोप ले लो, है ना, आपको पता है कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, कार्बन का हो गया ना 12 13 14 वाला, सबके आइसोटोप ले लिया आपने, आपको पता है ये स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव है, राइट। ऐसे ही आप सबके लिखते जाओ, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, सबके आइसोटोप लिख लिए, आपको एक ये बेल्ट एक जोन मिल जाएगा। ठीक है, एक आध एक्सेप्शन छोड़ दो ऊपर नीचे, बट बाकी ऐसा एक जोन में आ जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि कहीं पे अगर मान लो ये यहाँ ये मान लो एन बाई पी रेशियो इधर ज्यादा आ रहा है, तो ये कैसे डिके, ये कैसे 13 या 12 में कन्वर्ट होगा, हाउ दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट। ठीक है, तो देन इट इज गोइंग टू, यहाँ पे एन बाई पी रेशियो डिजायरेबल वैल्यू से ज्यादा है, तो देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू,
है ना, न्यूट्रॉन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। क्लियर? हाँ, रेडियो एक्टिविटी के बाद तो स्टेबल होगा ही ना। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ना ही हो गया, राइट। प्रोटॉन बढ़ गए इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए, तो उसका मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ गया। इसीलिए बोलते हैं बीटा डीके जब भी होता है तो एक प्लेस राइट की तरफ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, दैट इज गोइंग टू बी आर गोइंग टू से दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लॉ। सोडी फजान्स, है ना, फजान्स रूल वाले सोडी, सोडी एक और है साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, बीटा डीके होगा तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, दिख रहा है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एक आगे बढ़ जाएगा न्यूक्लियस, है ना। एनीवे, so okay, हाँ, n by p ratio is lower than stability belt, तो क्या होगा, प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। अब कैसे हो सकता है, तो इसमें दो तीन है केसेस, मतलब ए नेचुरल डिके, नेचुरल डिके में क्या आता है, अल्फा इमिशन या अल्फा डिके। तो यहाँ क्या होगा, दिस happens in heavier न्यूक्लियस जनरली, ठीक है। जनरली अल्फा डिके किस में होता है, थोड़े बड़े और बल्की, है ना, हैवियर बल्की न्यूक्लियस में होगा। हुआ कैसे, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है, लेट्स से यूरेनियम, लेट्स से 238, दैट इज गिवन, एंड यहाँ पे ये नहीं, यूरेनियम, चलो ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 91। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्रोटेक्टियम, है ना, 90p, that is going to be right. So let's say this is going to be, दो निकलेगा ना, sorry not प्रोटेक्टियम, so थोरियम आएगा, sorry, so this is going to be 90 थोरियम, मान लो 234, एंड ये आ गया 2He4, है ना, ये बैलेंस, सो दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स से यहाँ पे देख लो बैलेंसिंग हो गई है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट, और कुछ एनर्जी ये रिलीज हो रही होगी, सो दिस एनर्जी इज एज ए गामा, गामा रेज, है ना, हमेशा होगा ये, दैट इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, सब जगह ये एनर्जी रिलीज होगी, राइट, ऑलवेज। एनीवे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये, अगर हम यहाँ पे एन बाई पी रेशियो लेंगे तो क्या होगा, एन बाई पी रेशियो होगा यहाँ पे, ये 92 है, 138 प्लस 8, 146/92, यहाँ पे देखेंगे तो ये इतना हो जाएगा 140, कितना होगा 90, तो 144/90, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एक तरह से, है ना, डिनोमिनेटर जो है, या तो कैलकुलेट करके देख लो ये वैल्यू, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो यहाँ पे एन बाई पी रेशियो ज्यादा होगा, है ना, आपने सेम अमाउंट अगर घटाया तो डिनोमिनेटर ज्यादा घट गया ना, अगर हमने सेम अमाउंट घटाया ना यहाँ पे -2 सॉरी, राइट, सो दिस इज डिक्रीज मोर, तो एन बाई पी रेशियो बढ़ गया, नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लो, सो दिस इज गोइंग टू बी एन बाई पी रेशियो, है ना, hence n by p ratio will increase। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है,
राइट। तो एक तो ये हो गया। बी, इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल डिके, which is not going to happen by itself, you are doing, आपने कुछ किया है, मैन मेड कंडीशन बनाई है ऐसी। तो अल्फा, लेट्स से आर्टिफिशियल डिके में आता है दो केसेस, राइट। सो देयर इज वन इज, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या है, फ्रॉम के सेल, फ्रॉम के सेल एक मिनट, ठीक है। फ्रॉम के सेल इलेक्ट्रॉन falls into nucleus, observed in, है ना, in heavier nucleus, larger nucleus। तो देखते हैं यहाँ पे होगा, हो क्या रहा है, राइट। so let's say this is your electron which is going to be attracted by nucleus, so z effective is more, जहाँ पे पुअर शील्डिंग वगैरह लग रही है, राइट। तो वहाँ पे एकदम से z इफेक्टिव बढ़ जा रहा है। तो अगर मान लो आप बात करो डी और एफ, है ना, एलिमेंट्स जिनके जिनका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा काफी ज्यादा, तो फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू फॉल इनटू न्यूक्लियस, so it can fall into nucleus, then what will happen, -1 E0 plus 1 P1, that is going to form 0 and 1, so this is k electron capture। फोर्स जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, तो वही न्यूक्लियस तो हर हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन कहीं पे एकदम से ऐसा हुआ कि एक्सेसिवली ज्यादा हो गया जेड इफेक्टिव, तो वहां पे क्या हो जाएगा, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर आने लग जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा है इसमें, लेकिन है पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन। सो ओनली फॉल्स इनटू न्यूक्लियस और बोथ, बोथ मतलब भाई जेड इफेक्टिव बढ़ा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन गिरा इसमें, नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो, हाथ दो। नहीं, केवल एक ही गिरेगा भाई, दोनों कैसे इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे, ना, एक बार में एक ही हो सकता है, उसके बाद भी अगर n/p रेशियो ज्यादा हो तो फिर गिरेगा, लेकिन तब वो कोई और एलिमेंट बन चुका होगा ना, आपका प्रोटॉन खत्म हो गया, राइट, है ना। तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे, उसका वो आइसोटोप देखेंगे कि वो भाई स्टेबल है या नहीं। ठीक है। तो बस इसमें याद यही रखना है कि जो बड़े हैं, जिनका साइज बड़ा है, उनमें, है ना, आर्टिफिशियली एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं। पॉजिट्रॉन इमिशन होता है स्मॉलर में।
एक मिनट, ठीक है। ऑब्जर्व इन स्मॉलर, है ना, न्यूक्लियस। तो वहां पे क्या होगा, लेट्स से, राइट, पॉजिट्रॉन इज अपोजिट ऑफ, पॉजिट्रॉन मींस अपोजिट ऑफ बीटा, अपोजिट ऑफ बीटा पार्टिकल। हुआ ये कि अगर हमने बोला कि लेट्स से दिस प्रोटॉन is converting into 0 and 1 प्लस, है ना, यहाँ पे क्या होगा, +1 E0, ऐसा बैलेंस किया और इसको लिखते हैं बी पॉजिट्रॉन। तो जब भी ऐसा कभी होगा देन व्हाट विल हैपन, ये देखो चार्ज बैलेंस हो गया, राइट। तो ये दिस इज गोइंग टू ऑब्जर्व इन स्मॉलर न्यूक्लियस, ये याद रखना हमेशा। ये जनरली हैवियर में दिखता है क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा रखना है आपको, राइट, and this is going to absorb in smaller nucleus. So that's how positron is going to, let's say, emit. अरे बहुत कुछ आता है, मैं वो उसके बारे में, सेकेंडरी पार्टिकल के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे तो बहुत सारे न्यूट्रिनो भी आता है, राइट, तो डोंट वरी अबाउट इट, उनके बारे में नहीं लिखना है, बहुत है, फिर वो अलग ही फील्ड है यार, न्यूक्लियर फिजिक्स इज ए वेरी बिग और वास्ट फील्ड, उसमें क्या दिख, उसमें नहीं जाना है, ठीक है ना। जब आप अगर पढ़ोगे ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स में विकिपीडिया पेज पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। गॉड्स पार्टिकल अभी निकल के आया था, राइट, डिस्कवरी हुआ था, तो बहुत सारे हैं ऐसे, हिग्स बोसॉन, राइट। अरे यार नहीं, मुझे नहीं याद, इंटरेस्ट है उसमें हाउ मेनी, चेक इट, है ना, बहुत सारे हैं, हमको बस उतना देखना है कि यार जो कॉमन कॉमन चीजें हमें पता चल जाए बेसिकली, दैट्स इट। पॉजिट्रॉन इमिशन, ओके, फिर उसके बाद ये तो गया भाई, n/p रेशियो हमारा ज्यादा हो कम हो तो फिर ऐसे आप समझ सकते हो नाउ। तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट हो गई, तो दिस इज ऑल अबाउट, लेट्स से, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, और इसके बेसिस पे आप बता सकते हो। अब इसी में आ जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे लिखते हैं। आप यहाँ पे देख लो कि इसमें अच्छा एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं एयर एनाइलेशन, ठीक है, एयर relation when positron collide with beta particle, it both particle gets destroyed and energy will release. तो कहीं पे ऐसा होगा, right, then what will happen, -E0 plus 1E0, that is going to give, ये दोनों क्या होंगे, जीरो कर देंगे, तो this is going to be gamma particle, both of these particles are going to convert into energy. ये बस टर्म कभी कभी याद रखने के लिए, कभी कभी पूछा जाए कुछ, पेयर एनाइलेशन मतलब ये न्यूट्रॉन और बीटा पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करेंगे तो ये तो हो गई भाई स्टेबिलिटी की बात, राइट। अब बात आती है न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे लिखना है, तो उसमें बस चार्ज और मास बैलेंस करना है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, राइट। कई तरह से बैलेंस हो सकता है, सो यू डोंट नीड टू बी रिजिड अबाउट इट, है ना। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, लेट्स से a, let's say x z, that is converting into a plus 1 या फिर a minus 1 z -1, let's say ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, right. So you can write 1p1 or you can write 1h1, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना।
ये भी आ सकता है इधर, है ना, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। यू कैन राइट, अगर यहाँ पे 2 होगा तो यू कैन राइट 2p1p1, और यू कैन राइट 1d2, है ना, ड्यूटेरियम आ जाएगा आपका। तो मैं बस क्या चाहता हूँ आपसे कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए और सारी प्रोबेबिलिटी देखनी आनी चाहिए। मल्टीपल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैलेंस्ड बाई, और उसमें इधर हाइड्रोजन, प्रोटॉन और ऐसे करके लिखा हो, ड्यूटेरियम अलग अलग लिखे होंगे, देन नॉट गेट कंफ्यूज, ना, सबको फिट करा के देख लो, राइट, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं बता रहा हूँ, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। और क्या है इसमें, फिर आती है, हाँ उसी में देख लो, न्यूक्लियर रिएक्शन में फिजन और फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन आपको पता है छोटे वाले में होता है ना, हाइड्रोजन को मिला के हीलियम बनता है, ठीक है। सो तब एनर्जी रिलीज होती है। फिजन में बड़ा पार्टिकल जैसे यूरेनियम है वो आपका टूटता है, राइट। सो दो पार्ट में टूटता है, 3 न्यूट्रॉन देता है, एंड दीज 3 न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू कॉज चेन रिएक्शन, क्योंकि ये 3 न्यूट्रॉन फिर से, है ना, 1 न्यूट्रॉन चाहिए बम्बार्डिंग के लिए, 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ट्रिपल रेट हो जाएगा रिएक्शन का। बोलो भाई श्रेया। सर वो जो स्टेबिलिटी बैंड होता है उसमें वो एक्चुअली रहता है ना एलिमेंट्स? कौन एक्चुअली रहता है? स्टेबिलिटी इवेंट तो एक रेशियो है ना। तो कोई भी अगर मान लो, मतलब मैं समझा नहीं, तो मैं क्या समझ में आया? मुझे लगा कि स्टेबिलिटी मतलब वो हर एलिमेंट उसमें ही रहना चाहेगा तो उसमें रहता होगा हमेशा। तो मैंने क्या बोला है? सर आप बोल रहे हैं ना कि मतलब n/p रेशियो ज्यादा होगा तो वो डिक्रीज होगा, वैसा कुछ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मान लो, है ना, कि मैंने अभी भी तो बताया था एग्जांपल, जैसे कोई जैसे कार्बन 14 वाला एग्जांपल, ये वो रेडियो एक्टिव है, ये बात पता है तुम्हें? हाँ सर। अगर वो रेडियो एक्टिविटी दे रहा है, तो अगर मान लो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है ना, हाँ ठीक है, तो वो कैसे वो क्यों कन्वर्ट हो रहा होगा नाइट्रोजन में? स्टेबल होने के लिए। हाँ, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे NYP रेशियो ज्यादा था, उससे NYP रेशियो को कम कर रहा है, बीटा डीके दे रहा है। ओके, मतलब वैसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो वैसे ट्राई करते हैं स्टेबल होने को। हाँ वैसा होता है, ट्राई नहीं करते हैं, ऐसा होता है एक्चुअल में, ठीक ओके, है। मतलब अच्छा, तो वो स्टेबिलिटी बैंड एक्सपेरिमेंटल है कि मतलब हमने निकाला कि वो स्टेबिलिटी बैंड है? तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? हमने हर बार पहले से ही बोला था, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमने ड्रॉ किया, फिर हमने देखा कि जो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जिनके आइसोटोप स्टेबल नहीं है, वो उस बैंड में लाई नहीं कर रहे हैं। हमने 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 डिसाइड किया ये बाउंड्री, हमने ही तो बनाया, ये ड्रॉ बनाया है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये जो बेल्ट बनी है ये हमने बनाई है। हमने ये बेल्ट इतनी बड़ी क्यों नहीं बनाई, या हमने ये बेल्ट इतनी बड़ी क्यों नहीं बनाई? एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट। डेटा से देखा ना कि कितना, कौन से हैं जो यहाँ लाई कर रहे हैं, कौन से ऐसे आइसोटोप हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट अनस्टेबल होते हैं, ओके, तो है ना। सारे वो आइसोटोप एग्जिस्ट भी तो नहीं करते हैं ना, कोई कुछ भी नहीं लिख सकते हो ना। जैसे मैं ये तो नहीं लिख सकता हूँ ना 6 कार्बन 20, हाँ। है ना। तो मैंने देखा कि भाई कौन से ऐसे आइसोटोप्स हैं जो अनस्टेबल हैं बट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका प्लॉट करके देखा, फिर देखा, तो ये बस ये समझा रहे हैं। फिर बताया कि ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या हुआ होगा, व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो बोला गया n/p रेशियो होगा, ओके। बिकॉज ऑफ दैट। समझ में आ ओके गया? सर, समझा। हाँ। हाँ सर, और बीटा पार्टिकल का ऑपोजिट मतलब चार्ज ऑपोजिट है ना? हम्म। ओके। हम्म। ओके सर। सर और हम लोग वो जो ऊपर जो नोटेशन में कोई एलिमेंट का लिखता है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखता है राइट हैंड साइड में? कहीं भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके, है ना। थैंक यू आप सर। देख लो कि वो उन्होंने कैसे लिखा, डजेंट मैटर, कई जगह पे राइट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर, नहीं यार, ये आई हैव नो आइडिया कि ये टर्म क्या होता है, मैटर एंटी मैटर, आई डोंट थिंक, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। सो दैट्स व्हाई पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन, बीटा बीटा डीके इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
सिमिलर टू दैट, उनकी वेलोसिटी वगैरह सब वैसे ही आता है, पेनिट्रेशन पावर काइंड ऑफ। मैं क्या बोला था, मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनकी रिएक्शंस आप देख लेना, ठीक है। चेन रिएक्शन मैंने आपको ये बताया था कि यूरेनियम के साथ होता ये है कि यूरेनियम पे जब बम्बार्डमेंट होती है एक न्यूट्रॉन की, तो वो 2 पार्टिकल में टूटता है और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन देता है। एक एटम या एक न्यूक्लियस 3 न्यूट्रॉन दे रहा है। अब एक कोई सैंपल है, मान लो किसी ने कहा 1 ग्राम सैंपल है, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, दैट इज गोइंग टू हैपन, है ना। सो देर इज गोइंग टू बी, अगर 1 ग्राम है, इसका 235 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 3 डिवाइड बाई 20 235, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन, एटॉमिक बम में यही होता है, 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन होगी, क्योंकि ये 3 न्यूट्रॉन फिर इनके साथ बम्बार्ड होंगे, उन पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड होंगे, देन 9 न्यूट्रॉन बनाएंगे, 9 न्यूट्रॉन से 27, एंड देन इट इज गोइंग टू कीप ऑन एक्सपेंडिंग जब तक ये पूरा का पूरा यूरेनियम कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, राइट, किसी और में, तब तक ये चलता रहेगा। So you can understand, and every, let's say, change there is going to be energy related associated. So कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल करते ये हैं कि ये जो 3 न्यूट्रॉन है उनमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बस 1 न्यूट्रॉन को ही, है ना, अवेलेबल रखते हैं पर एटम के लिए, कि भाई वो 1 न्यूट्रॉन ही बस कोलाइड करे, तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ, ये एक तरह से ऐसा है एक्सप्लोजन टाइप का, छोटे लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे सोचो, कुछ कुछ फूट रहा है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जो फूटा वो 2 पार्टिकल में चला गया, राइट, 2 पार्टिकल और बन गए। तो ऐसे छोटे छोटे कोलिजन ऐसे ऐसे होते रहेंगे रेगुलरली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग। अब 1 से 3 बना, 3 से 9 बना, 9 से 27, फिर ऐसे 81, तो आप समझ सकते हो कि एकदम से हायर एनर्जी, और हर बार वो मल्टीप्लाई होती जाएगी एनर्जी, दैट्स व्हाई न्यूक्लियर फिजन, दैट इज एटॉमिक बॉम्ब, इज अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। ये तो मैं ये इसको देख लेना, फिजन फ्यूजन को। रिएक्टर, रिएक्टर वैसे हमारे में है नहीं, फिजिक्स में पढ़ा है रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर में कुछ नहीं, मतलब है जैसे आपको वो मैंने बताया था आपको, कौन सा टीवी सीरीज था, मैंने एक बार बोला था ना, चेरनोबिल, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें जैसे बताया गया था बोरॉन रॉड का काम क्या होता है, राइट, यस, बोरॉन रॉड का काम क्या होता है, वो इसको न्यूट्रॉन को कंट्रोलर है ना, हैवी वाटर यूज होता है। तो एक बार बस इसको पढ़ लेना, राइट, उसको आपको पढ़ना क्या है, आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है थोड़ा सा, बस ऐसे ही, ठीक है। उसमें आपको आएगा कि कौन एब्जॉर्ब करता है ना, कौन कौन स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन को, वो सब पढ़ लेना, ठीक है। पी ब्लॉक में था, यस, पी ब्लॉक में था, कहीं कहीं पे इनके यूजेस में था, बस एक बार देख लेना, तो एक तो ये हो गया। के अलावा मुझे और क्या बताना है, उसमें रेडियो एक्टिविटी सीरीज बताना है, रेडियो एक्टिविटी सीरीज, सीरीज एंड कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। नहीं, एक बार पढ़ लेना, विकिपीडिया से ही पढ़ लेना, मेरे हिसाब से काफी सही है, ठीक है। उससे ये पता चल जाएगा आपको कि किसका क्या यूज है ना, ग्रेफाइट रॉड का क्या यूज है, बोरॉन का यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, हैवी वाटर का क्या यूज है, तो दैट इज, यू जस्ट रीड। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी सीरीज की, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी सीरीज में होता क्या है, देयर आर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सीरीज, दैट इज, है ना, 4n सीरीज पहला,
4n सीरीज में आता है आपका थोरियम 90 और ये आपका होगा 232. That is going to convert into PV 82204. ठीक है. So thorium gets converted into lead. अब ये कैसे होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा, है ना, राइट. अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे. तो कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग टू रिलीज and how many beta particles are going to release, right? This is you have to, let's say, calculate. तो ये कैसे कैलकुलेट होगा वो आपको कैसे बताया था मैंने. सबसे पहले देखो मास में चेंज आता है केवल और केवल, राइट. चेंज इन 4n सीरीज, दिस इज going to be called as thorium series. थोरियम इज गोइंग टू बी पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट, और मदर न्यूक्लियाई, है ना. एंड दीज आर डॉटर न्यूक्लियाई, है ना. तो डॉटर न्यूक्लियाई मदर न्यूक्लियाई का मतलब ये है, राइट. पेरेंट ये है, इससे ये बन रहे हैं, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो मैंने बोला था आपको, है ना, change in mass is due to alpha particle. Change in mass is due to alpha particle. अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, ये सबको पता है ना. सो you just have to check यहाँ पे कितना डिफरेंस आया. सो 232 माइनस 204. 4n का मतलब क्या है ये भी समझ लो. ये जो मास है दैट इज डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, 4n का मतलब, तो ये 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये यू कैन सी. और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बनेंगे इसके आइसोटोप, जितने भी इसमें बीच में डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे बीच बीच में, राइट, उन सब में एटॉमिक मास क्या होगा, 4 का मल्टीपल ही होगा. क्यों? क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल मान लो निकला तो क्या बनेगा 228, फिर और एक अल्फा निकला तो क्या बनेगा 224. तो जितने भी इसमें बीच में डॉटर न्यूक्लियाई बने, है ना, इन दी एंड ऑल दीज आर गोइंग टू बी, है ना, उनमें एटॉमिक नंबर क्या है 4n, 4 का मल्टीपल है. So anyway, 232 minus 204, so this is going to be 28. So number of alpha particle is going to be is going to be 28 by 4, that is 7. तो ये हो गया 7 alpha particle. फिर change in mass is due to change in position or atomic number. Change in atomic number is due to alpha and beta both. By alpha emission, atomic number decrease by 2 unit, and by beta emission, atomic number increase by 1 unit. That is called Soddy-Fajans law. कि मतलब अल्फा एमिशन होगा तो दो एटॉमिक नंबर, दो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दो लेफ्ट में चला गया, है ना. जैसे यहाँ पे कोई लिखा हुआ है पीवी बिस्मथ, है ना, लेड के बाद बिस्मथ, इसके बाद क्या आएगा पोलोनियम एंड आस्टेटाइन, ऐसे, है ना. फिर ये आ गया रेडॉन वगैरह 82, 83, 84, 85, 86 ऐसे. तो मान लो पोलोनियम है, इसने 2 दिया तो ये लेड में कन्वर्ट हुआ, तो लेफ्ट साइड गया, है ना. अगर एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो क्या हुआ, राइट साइड गया. तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो मतलब क्या है, 2 यूनिट घटेगा पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा. 1 यूनिट बढ़ेगा तो आगे की तरफ जाएगा, मतलब राइट साइड में शिफ्ट होगा. बाय बीटा इमिशन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट. बस. अब देख लो यहाँ 7 है तो टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा 14. यहाँ पे डिक्रीज कितना हो रहा है, एक्चुअल डिक्रीज कितना है 90 से 82, 8. इसका मतलब क्या हुआ 6 बीटा डिके और हुआ होगा, तो 6
minus E0. So this is going to be beta particle. That's it. You have to calculate. ठीक है, तो 7 के कारण हुआ 14 का डिक्रीज, एक्चुअल में है 8, तो यू आर गोइंग टू से कि 14 प्लस मतलब 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8. समझ में आ गया? में किसी को कोई कंफ्यूजन? 4n सीरीज है इसी तरह से. लेट्स से नेक्स्ट है सेकंड 4n प्लस 2 सीरीज, और इसमें आता है यूरेनियम 92 238, और ये किसको देगा? ये देगा 82 लेड 206. ठीक है, तो इसमें ऐसा है. अब बताओ जल्दी अल्फा पार्टिकल कितने आएंगे, अब बीटा कितने? तो 238 माइनस 206 32, 8 अल्फा डायरेक्टली. 8 अल्फा के कारण कितना होगा? 16 का डिफरेंस आएगा. है कितना एग्जैक्टली? 10 का डिफरेंस, तो 6 बीटा. ठीक है, ये 4n प्लस सीरीज हो गया, ये इसका पेरेंट है. थर्ड 4n प्लस 3 सीरीज, 4n प्लस 3 सीरीज में आता है 235 यूरेनियम 92, और ये बनाता है 82 पीबी 207. तो कितना बनेगा यहाँ पे? 28, फिर से 7 अल्फा, डिफरेंस कितना है? 10 का, राइट? 7 अल्फा प्लस 4 बीटा. ठीक है, तो ये आ गई भाई अल्फा बीटा की कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये आप देख लेना, वो भी आपको यहाँ पे पेरेंट दे रखा हो, है ना, और डॉटर दे रखा हो, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. मान लो इसी में 208 दे रखा होता तो ये चेंज हो जाता है ना. डिफरेंस के हिसाब से देखना है, कैलकुलेट कर लेना है वहां पे. ये तीनों नेचुरल सीरीज हैं. इसमें एक आता है फोर्थ वन आर्टिफिशियल सीरीज. बीटा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? तो भाई देख लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में चेंज हो रहा है 10 का. 7 अल्फा आए हैं, इसका मतलब क्या है? चेंज होना चाहिए 14 का. 14 इट इज गोइंग टू लेट्स से डिक्रीज, बट एक्चुअल में 10 हुए हैं, तो 4 जो होंगे वो क्या होंगे? बीटा होंगे, क्योंकि 14 प्लस 4 ऐसा करेंगे, राइट? -14 डिक्रीज हो रहा है, -14 प्लस 4, तभी तो -10 आया. सो हाउ मेनी इट इज गोइंग टू इंक्रीज? 4. आगे समझ में मेघा? तो अब आर्टिफिशियल सीरीज कौन सी होती है ओवर हियर? दैट इज 4n प्लस 1 सीरीज. That is Neptunium over here, 237, I think. It's going to convert into 83 bismuth. ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार तुम्हारी बुक में, इसका एटॉमिक नंबर क्या आता है. याद नहीं रखना है वैसे, ठीक है. टू 209 बस. अब देख लो यहाँ पे कितना हुआ. ये 237 से 209 कितना हुआ? 30 28 तो 7 अल्फा. 7 अल्फा, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 का, तो 7 14 4 बीटा. ठीक है, इसमें इन्होंने प्लूटोनियम से भी दे रखा है ना. इन्होंने एक एग्जांपल और है, प्लूटोनियम से ले रखा है एक्चुअली. 241 प्लूटोनियम 94, देख लेते हैं एक बार. 83 बिस्मथ 209, तो कितना हो गया ये? 241 से 209 32, तो 8 अल्फा
16, यहाँ डिफरेंस कितना है 11 का, तो 5 बीटा, इस तरह से किया है। हाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 92 नेपच्यूनियम दे रखा है, वो 93 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 208 ही है, 208 या 6 अल्फा आएगा, 208। 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा, तो 6 अल्फा के कारण 12 का डिफरेंस है कितना, 8 का डिफरेंस, तो 4 बीटा। ठीक है, एनीवे याद नहीं रखना है मैंने, इसलिए क्योंकि यहाँ देख लिया तो मैंने कहा करेक्ट कर देता हूँ, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ ये आपको याद रख सकते हो कि इनके पेरेंट कौन कौन है ना, तो आपको वो याद रखने पड़ेंगे। 4n सीरीज का पेरेंट कौन है, थोरियम, ये 4n+2 का 238 यूरेनियम, ये 235 यूरेनियम, एंड दिस इज नेपच्यूनियम या प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई टाइप्स ऑफ सीरीज। अब इसमें बात आती है वो है रॉक डेटिंग, कार्बन डेटिंग कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री लगभग। ठीक है, तो आती है बात है ना एज ऑफ रॉक्स, ऑफ यूरेनियम रॉक्स मेनली। सो रॉक डेटिंग तो ये माना गया है, जितने भी जैसे पहाड़ वगैरह हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, राइट। हाँ छोटा सा ही है, कुछ उसमें है नहीं है, थ्योरी थोड़ा ज्यादा उन्होंने लिखा हुआ है, बुक देखोगे तो लगेगा काफी कुछ दे रखा है, बट बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, और आपको ये पता ही है हाफ लाइफ क्या होता है, दैट इज, है ना, एवरेज लाइफ क्या होता है, उनका फॉर्मूला आपको पता होगा, राइट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगता है सारे के सारे डिके में, बस इसमें डिफरेंस ये है नॉर्मल केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिव फर्स्ट डिके में, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जनरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, है ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, टी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ेगी आरएनएस से। हाउ डू वी डू एवरेज, उसका फॉर्मूला है 1.44 इंटू टी हाफ, यही होता है ना एवरेज लाइफ, बस उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। अगर कभी एवरेज लाइफ पूछा जाएगा तो बस एवरेज लाइफ का फॉर्मूला बस वही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो यही है बस आपका, बस इसमें अभी क्या है एज ऑफ यूरेनियम रॉक या रॉक डेटिंग बताना है। तो जितने भी माउंटेन्स है उसमें बताया गया कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यूरेनियम प्रेजेंट होगा ही, थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट में होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूरेनियम वही होगा जहाँ लेड प्रेजेंट होगा, तो अगर लेड है तो थोड़ा बहुत यूरेनियम वहां हो सकता है। टी हाफ ऑफ यूरेनियम इज अप्रोक्सीमेटली 4500 ईयर्स। तो हमने क्या सोचा कि मान लो ये पूरी की पूरी जो रॉक थी वो पहले यूरेनियम की थी अलग से, सबसे पहले दिस इज द अजम्पशन कि जो भी ये रॉक है, जो भी वहां पे आसपास है पार्टिकल्स, है ना, जो लेड के हैं, जो अभी लेड दिख रहे हैं, है ना, जो राइट नाउ लेड के हैं या फिर, है ना, वो सारे के सारे पहले यूरेनियम थे, पहले ही मान लिया। धीरे धीरे आफ्टर विद टाइम दिस होल यूरेनियम रॉक इज कन्वर्टिंग इनटू लेड, या फिर कुछ अभी भी लेड प्लस यूरेनियम बचा हुआ है। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इस रॉक में जितने नंबर ऑफ एटम्स थे या जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे, वो उनका नंबर नहीं कम हो रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 100 न्यूक्लियस थे, 100 यूरेनियम एटम थे लेते हैं। आफ्टर टाइम टी ये जो है मान लो 90 लेड और 10 यूरेनियम में रह गए, लेट्स से जस्ट इमेजिन, है ना। तो ये जो यूरेनियम है ये सारा का सारा लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज एन अजम्पशन वी आर मेकिंग।
या फिर अगर कहीं ऐसा हुआ कि ये स्टिल डिके में चल रहा होगा, तो यूरेन लेड के साथ वी विल काउंट, वी विल चेक द मास ऑफ ऑल द अदर दैट्स इट पार्टिकल जो भी बन रहे होंगे, है ना, बीच में बन रहे होंगे, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा चीज़ों को, इसलिए हम मानते हैं कि सब के सब यूरेनियम जितने भी डिके हो रहे हैं वो सब के सब लेड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि लेड ही जो है वो सबसे स्टेबल है ना। फर्स्ट न्यूक्लियस जो मिलेगा जो स्टेबल होगा वो लेड होगा, तो सारे के सारे यूरेनियम डिके होते 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 लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ 90 लेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 यूरेनियम एटम इज गोइंग टू रिमेन 100 एटम्स। ये बात अलग है कि उसमें 90 लेड हो गए और 10 यूरेनियम हो गए। अब ये तो आपको पता नहीं है, दिस इज प्रेजेंट डे। तो इसका अजम्पशन माना कि ये सारे के सारे पार्टिकल कितने थे, ये जितने भी मिले 90 + 10, सो दीज आर गोइंग टू बी बिफोर टाइम t, all these are going to be 100 यूरेनियम एटम। ये बात समझ में आई? है ना, फिर से समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, पहले अज्यूम करो कि एक कोई रॉक है, उसमें सब 100 यूरेनियम एटम में, जस्ट अज्यूम इट, और धीरे धीरे उसमें डिके हो रहा है, तो सारे के सारे यूरेनियम जितने भी अगर डिसइंटीग्रेट होंगे वो सब लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा अभी यूरेनियम खत्म नहीं हुआ है, अभी 10 लेट्स से यूरेनियम के एटम यहाँ पे प्रेजेंट है मान लो, तो 90 लेड में कन्वर्ट हो गए। ये मैंने आज देखा, यहाँ तो मैं देखने रीडिंग लेने गया नहीं था ना, आई वॉज नॉट देयर, मैंने ये देखा, तो आई हैव अज्यूम्ड कि बिफोर टाइम टी यहाँ पे 100 यूरेनियम एटम रहे होंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी A0। यहाँ पे जितने भी यूरेनियम रहे हैं वो क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ जितने बचे हैं दैट इज गोइंग टू बी 80। बस हो गया, एज ऑफ रॉक। सो वी आर गोइंग टू से एज ऑफ रॉक इज गोइंग टू बी T। क्या होता है 2.303 बाई K log C0/Ct A0/AT। अब A0 कैसे निकालेंगे, है ना। AT तो हमें पता है कि आज यूरेनियम के कितने पार्ट हैं, तो A0 कैसे निकालेंगे। अब A0 जो है वो क्या है, मोल्स ऑफ, है ना, मोल्स ऑफ, राइट, लेड प्लस मोल्स ऑफ यूरेनियम इन प्रेजेंट टाइम। इन सबके मोल्स लिख लेंगे हम, राइट। AT क्या है, मोल्स ऑफ यूरेनियम इन प्रेजेंट टाइम। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ टी हाफ हमें पता है, के को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, टी हाफ में। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.693 अगर हम यहाँ लिख देंगे, देन दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, और वी कैन से टी इक्वल्स टू टी हाफ डिवाइड बाई 0.3 log A0/AT, है ना। के इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, टी हाफ ऊपर चला जाएगा, ये कट कर देगा, तो ये ऐसा। बस अब आपको यहाँ पे मिल गया, जैसे जैसे अगर हम यहाँ रखना चाहें तो हमें ये पता चल गया 100, और ये हमें पता चल गया दैट इज गोइंग टू बी 10, तो log 10 की वैल्यू आ गई, log 10 की वैल्यू से आपको पता चल गया, राइट, ओवर हियर log 10 इज 1, तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू 4500 पता है हमें, तो डिवाइड बाई 0.3 लिखेंगे, तो इससे आंसर मिल जाएगा हमें कि भाई कितना कितना टाइम हुआ होगा उसको, ठीक है। ठीक है, कितने ईयर्स आए होंगे वो निकल जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे याद ये रखना है, मोल्स ऑफ लेड प्लस मोल्स ऑफ यूरेनियम इन प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे मोल्स ऑफ यूरेनियम इन प्रेजेंट टाइम। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है, जब मास दे रखा होता है। तो अब इफ मास इज गिवन, मास ऑफ रॉक इज गिवन, तो मान लो मास ऑफ रॉक इज गिवन एज, है ना, x + y ग्राम, जहाँ पे ये x रिप्रेजेंट कर रहा है लेड को, है ना, और y रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो यूरेनियम को।
तो क्या करेंगे अब, है ना, पहले क्या करेंगे, मोल्स ऑफ लेड निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ लेड, जो भी आइसोटोप दे रखा होगा उसके हिसाब से कि किस आइसोटोप में है, यानी, है ना, तो उससे आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो x डिवाइड बाई, लेट्स से अभी हम मान ले रहे हैं 235 के हिसाब से 207, लेट्स से कि 207 है। ये मोल्स ऑफ लेड हो गए, विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ यूरेनियम कन्वर्टेड। ठीक है, बस आप इससे फिर ये मोल्स निकाल सकते हो। ये हो गया आपका रॉक डेटिंग। समझ में आया? आसान है, एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आसान है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इस तरह से। क्वेश्चन और डिफिकल्ट कब कर देते हैं कि बीच में कर देंगे, जैसे मान लो डिफिकल्ट ये कर देंगे कि एक, मान लो, मैं देखता हूँ एक मिनट क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज। हाँ, इसमें क्वेश्चन में एक और बात याद रखनी है, उसमें यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और याद रखनी है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पता है क्या क्या होती है? बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, क्यूरी, राइट। तो उसमें बस ये याद रखना है, 1 क्यूरी इक्वल्स टू, है ना, तो एक तो होता है आपका डीपीएस। डीपीएस मतलब डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक मिनट, क्या कह रहे हो? हाँ, मतलब बहुत सारे हैं एक्चुअली में। सो व्हाट आई वांट इज कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का मतलब ये है कि कितने न्यूक्लियाई जो हैं वो एक एक लेट्स से सेकंड में खत्म हो रहे हैं, है ना। हाउ मेनी न्यूक्लियाइज आर गोइंग टू कन्वर्टेड, है ना, हाउ मेनी न्यूक्लियाइज कन्वर्टेड इनटू अदर per second. This is the meaning of disintegration per second, right? So yes, one becquerel is written as 1 BQ, that is 1 dps, and 1 curie, that is represented as 3C, 3.7 into 10 to the power 10 dps, and one एक और होता है रदरफोर्ड, आई थिंक 10 to the power 10 होता है, एक बार मैं चेक करूंगा ये। ठीक है, नहीं, 10 to the power 6, वन रदरफोर्ड RD, that is 10 to the power 6 dps। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको यहाँ ये पता करना है कि ये इसका मतलब क्या है ना। तो जैसे कहीं क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैं एक आध क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपके पास बुक है क्या, सबके पास? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 105 पे करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 104 105।
सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं है, खुद से करना है। पेज 105। A sample of rock from moon contains equal number of atoms of uranium and lead. The age of rock would be. इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, इसका मतलब क्या है? क्या 1/2 रह गया है? पहले जितने भी थे उसके आधे लेड में कन्वर्ट हो गए, आधे यूरेनियम ही है। ठीक है, तो हाँ, तो टी टाइम क्या आ जाएगा? टी हाफ 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। मैंने थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है, राइट, नॉट 4500 ईयर, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, कहीं पे लिखा है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स, तो ये काफी ज्यादा है। सो इट इज करेक्ट, ये वाला सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। एंड रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करो नेक्स्ट पेज पे। तो जब ये ऐसा लिखा हो ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट रेट, ये सब डीपीएस है ना, तो ये एक तरह से लिखा हुआ है DA/DT है ना। डीपीएस ये क्या है? DA/DT, ये याद रखना है। दिस इज नथिंग बट माइनस DA/DT, दिस इज डिसइंटीग्रेशन इन पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में कितने ये खत्म हो गए, विच इज नथिंग बट K इंटू A, AT। ठीक है, ये आपको पता चल गया AT क्या है, बस इतना ही करना है इसमें। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द वेट ऑफ 14C6 टू हैव रेडियो एक्टिविटी 1 क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी 1 क्यूरी का मतलब क्या है? 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेट हो, और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो उस टाइम पे सेकेंड, so then it is going to be 80. So this is going to be nothing but, अब यहाँ से ये याद रखना है, न्यूक्लियस जो मिल रहे हैं इनको मोल में कन्वर्ट करना है। These are going to be number of atoms, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि हम डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सेकंड इनवर्स में था, ये ऊपर जाए इधर डिवाइड होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 3.7 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻−12, ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया 3.7 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 4 न्यूक्लियाई, ये आ गए। अब इसको क्या करूं? कन्वर्ट करो मोल्स में, इंटू 14 कर दो, 80 आ गया। 3.7 इंटू 10⁻22 4 है ना, डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, सो दीज आर मोल्स, और फिर इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज गोइंग टू बी मास। तो बस सॉल्व हो जाएगा अब ये 10, राइट, इससे आंसर आ जाएगा। अब जो भी है इसको सॉल्व कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये जो आंसर आया ग्राम में आएगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, देन यू विल डू। तो ये समझ में आ गया। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड वाले टर्म कहीं दे रखे होंगे तो क्या आएगा, राइट। मास इनटू 10, अरे वो फिजिक्स नहीं लगेगा यहाँ पे, समझ गया मैं तुम्हारी बात। m इंटू जी लगा रहे हो ना तुम। यहाँ वेट और मास सेम ही है। ठीक है। एक्चुअली वो इसलिए करते हैं, वहां पे लगाते हैं, राइट, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी, मास एक नॉर्मल टर्म है, वेट कितना फील हो रहा है उस सेंस में, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ सब सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे ये एंड कर रहे हैं, राइट। अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म हो गया है। अब आपको क्वेश्चन पेज नंबर 105 पे था, उसको अब लगा लेना आप। इसमें ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड वाली बात कई बार बच्चों को याद नहीं रहती है, तो मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या है। माइनस डी बाई डी टी, सिक्के निकाल लो, एटी निकाल लो। फिर उन्होंने कुछ पूछा है, यस कल क्लास है, कल क्लास का टाइमिंग चेंज हो सकता है, मैं हो सकता है पहले ले लूं। अगर ऐसा होगा तो आई विल गिव यू अ मैसेज। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं मॉर्निंग में ले लूं क्लास तो? हाँ, आई कैन टेक 8। स्कूल है कब कब तक स्कूल है मेघा? स्कूल में पढ़ा रहे हैं अभी? बहुत पढ़ाते हैं यार। कब तक है स्कूल? 12 बजे तक है। एक आध दिन मिस नहीं होगा? मैं बता दूंगा, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, मैं देख लेता हूँ, राइट। ठीक है, तो चलो, ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, ओके।